एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं और क्या चीजें किस तरीके से पढ़नी है। तो आज हम फाइनली अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको इससे कि एनसीईआरटी में या फिर कोई भी आप साइड बुक लेते हो तो वहां पे आपको ये फिगर जरूर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या चीज है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर 9 है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हर एक जगह पे ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में आपको ये फिगर देखने को हर एक जगह पे मिलता है। तो इस फिगर में दिया क्या हुआ है या ये किस चीज से रिलेट करता है, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अबाउट द वेरिएशन। वेरिएशन क्या होते हैं, तो हमने बात करी हुई थी कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स अगर हमारे आसपास खड़े या फिर आप अपने मम्मी पापा के साथ खड़े हो, तो क्या कभी ऐसी कंडीशन आती है कि एकदम देख के कोई पहचान नहीं सकता कि ये आप खड़े हो ये आपकी मम्मी है, या ये आप खड़े हो ये आपके पापा है। कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो जो वो डिफरेंस होता है, दैट डिग्री ऑफ डिफरेंस इज नोन एज वेरिएशन। वही डिग्री ऑफ डिफरेंस वेरिएशन कहलाता है। बुक की लैंग्वेज में हम बोलते हैं द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल। वही सेम चीज है कि सिबलिंग्स के बीच या फिर पेरेंट्स और प्रोजनी के बीच जो डिफरेंस हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को पता है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई थोड़ी थोड़ी ही चेंज आ रही हो, लेकिन अगर आप देखो आज कुछ चेंज हुआ, इसीलिए बोलते हैं कि डे बाय डे आप अपने आप को इम्प्रूव करो। तो बहुत टाइम बाद जब पीछे मुड़ के आप देखोगे तो आपके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई हुई होंगी। सेम चीज क्या होता है इवोल्यूशन के साथ होता है कि अगर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो रहा हो, छोटा छोटा वेरिएशन हो रहा हो, तो बाद में ये क्या होता है, ये इवोल्यूशन कहलाने लगता है। वही छोटे छोटे वेरिएशंस आगे चल के कई सालों बाद, ठीक है, हम इसी को बोलते हैं कि एक पूरा इवोल्यूशन हो गया है। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सिंपल वर्ड्स में बोला जा सकता है कि भाई अगर वेरिएशन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो इवोल्यूशन का भी कोई मतलब नहीं बनता। सब कुछ सेम है, आज सेम है, कोई वेरिएशन नहीं हुई तो आगे भी क्या रहेगी, ये सारी कंडीशन सेम रहने वाली है। अगर कोई वेरिएशन नहीं होगा तो कोई इवोल्यूशन नहीं कहलाएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं, दो टाइप पाए जाते हैं, एक सोमैटिक होता है, दूसरा होता है जर्मिनल। सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से वेरिएशन कॉज होते हैं, उनको हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। इनका कोई भी जेनेटिकल या इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता है। मेन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका जर्मिनल वेरिएशन। हम जर्मिनल वेरिएशन में क्या चीजें पढ़ते हैं, जर्मिनल वेरिएशन आता कहाँ से है या फिर ये वेरिएशन शुरू कहाँ से होता है। जब हमारे जर्म प्लाज्म में किसी भी तरह का कोई वेरिएशन होता है, कोई चेंजेस आते हैं, तो इस वेरिएशन को हम जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। इनको आप जेनेटिकल वेरिएशन का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और यही एक वेरिएशन ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेबल होंगे। जेनेटिकल है, इट मींस क्या है, अगर जेनेटिक्स वर्ड आता है दैट मींस ये क्या है, एक कॉमन सेंस है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझ जाओगे कि कहीं पे भी अगर जेनेटिक्स वर्ड आ रहा है तो वो आगे की जनरेशन में इनहेरिट तो होगा ही होगा। ओनली दीज वेरिएशन आर, और यही एक वेरिएशन ऐसे होते हैं जिनका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की। जर्मिनल वेरिएशन इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी चीज को ट्रांसमिट करना या ट्रांसफर करना, पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इन दिस वे दे गेट एक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इसी वे में क्या है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते रहते हैं। कॉमन सी चीज है, वेरिएशन हेल्पफुल भी हो सकता है, तो हाँ, अगर हेल्पफुल है तो हार्मफुल भी होगा। तो वेरिएशन क्या होते हैं, कभी कभार हेल्पफुल होते हैं, कभी कभार हार्मफुल होते हैं। कौन से वेरिएशन आगे की तरफ एक्यूमुलेट होंगे, कॉमन सेंस, जो हेल्पफुल होते हैं वही वेरिएशन आगे की तरफ एक्यूमुलेट होंगे। सिंस इन्वायरमेंटल कंडीशन आर एवर चेंजिंग, अगर कभी भी इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है, कि वही वेरिएशन आगे चल के इंपॉर्टेंट होंगे ऑर्गेनिज्म के लिए, जो उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, आगे इन्वायरमेंटल चेंज आया तो वही वेरिएशन इंपॉर्टेंट होगा जो उस पर्सन को सरवाइव करने में हेल्पफुल होगा।
ठीक है, कॉमन सी चीज है। आगे चल के आप बड़े क्लासेस में जाओगे, इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे, इवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है कि वहां पे क्या नेचुरल सिलेक्शन होता है कि जो जीता वही सिकंदर, जो फाइट करेगा, जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेगा वही क्या होता है, वही सर्वाइव करेगा और वही वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, वेरिएशन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस दिए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे सिग्निफिकेंस यही है वेरिएशन का कि ये क्या करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए अच्छा मजबूत बनाता है। ठीक है, वेरिएशन हेल्प करते हैं कि कोई पर्सन अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है। इस फिगर की हम बात करते हैं, ये जो हमारे हर एक जगह पे फिगर दी हुई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। बेसिकली एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन यही कही गई है स्टार्टिंग से कि आपने क्लास 9th में या फिर इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। तो वहां पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत माइन्यूट सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, इवन कभी कभार कोई वेरिएशन होते भी नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि ये एक बैक्टीरिया के बारे में कहा गया है जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस किया, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, 1 से 2 प्रोजनी बने। अब इसमें क्या हो गई, कुछ वेरिएशन यहाँ आई, कुछ वेरिएशन इसमें आई, ये फर्दर आगे चल के डिवाइड करेगा, उसके किसी पार्ट में वेरिएशन आएगी और इनके भी किसी पार्ट में, आगे चल के ये ऐसे। तो बहुत सब्टल चेंज आता है। सब्टल का मतलब क्या है कि जो चेंज आपको दिखाई नहीं दे लेकिन वहां क्या है, कुछ ना कुछ माइन्यूट सा चेंज आ रहा होता है। ठीक है, तो ये फिगर यही बता रहा होता है कि आगे किस तरीके से जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन जो वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट होती रहती है। पहले क्या हो गया, पेरेंट है, पेरेंट ने 2 प्रोजनी दी, फिर आगे एक वाला फिर आगे जाएगा 2 बनाएगा, मतलब क्या है यहाँ पे बता रहा है 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, सेम चीज ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा और वेरिएशन क्या है, वेरिएशन भी आगे चलती रहेंगी। यहां से कह रहा है in this way all type of variation in an organism species do not have equal chance of surviving। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कोई चांस नहीं होता, इक्वल चांस नहीं होता कि जो वेरिएशन आगे की तरफ जा रहा है वो सरवाइव ही कर सके। ओनली हेल्पफुल वेरिएशन, जो हेल्पफुल वेरिएशन होगा वही आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होता रहता है और हेल्प करता है हमारी इवोल्यूशन प्रोसेस में। फिर बात आती है हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी में हमने बात की थी कि बेसिकली हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हो रहा है, हमें हमारे मम्मी पापा से जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो कैरेक्टर्स आगे क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा से मिला, फिर क्या हुआ, हमें हमारे मदर फादर से मिला, फिर आगे चलेगा ये चीज आपके बच्चों में जाएगी, फिर आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये क्या होगा, ये ट्रांसमिशन चलता रहता है। और जो ये कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो हमने जो डेफिनेशन बताई थी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, ये तो बेसिक सा था समझने के लिए। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है, द साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स which govern the transmission of characters from parent to the offspring। जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो रहा है, इट मींस क्या है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ही जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहला नाम सुन रहे हो ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के मैकेनिज्म के बारे में सबसे पहले बताने वाला पर्सन कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेंडल ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए थे हेरिडिटी के। वो क्या है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टर्म गिवन है जेनेटिक्स के बारे में। ये जो सारी चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हो 10th में तो नहीं है कि जेनेटिक्स वर्ड यूज हो जाए, लेकिन आगे चलोगे आप अपर क्लासेस में तो आपको मिलेगा जो ये हेरिडिटी है, इवोल्यूशन है, वेरिएशन है, इनहेरिटेंस है, ये सारे टर्म्स हम जिसके इंटरनल में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, उस साइंस को, उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार ये टर्म किसने दिया था, विलियम बैटसन है साइंटिस्ट। कब दिया था, 1906 में। ये चीज आपको पता चलेगी कि मेंडल ने इसके पहले ही अपना काम कर दिया था। ठीक है,
जेनेटिक्स वर्ड आने में, जीन का नामकरण होने में, ये सारा काम होने से पहले ही मेंडल ने अपनी सारी बातें, एग्जैक्ट राइट थिंग उन्होंने कही थी, सारी बातें उन्होंने पहले से ही बता दी थी। वो बात अलग है कि उनकी जो बातें थी उस पर कोई यकीन नहीं करता था, वो सारी चीजें पब्लिश नहीं हुई थी, पर फिर आगे चल के उन्हीं की कही हुई बातों को आगे पब्लिश किया गया। फिर लोगों ने बताया कि जो चीजें मेंडल कहते थे उनके पास एग्जैक्ट उस चीज का प्रूफ नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट थी। हेरिडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रहा बच्चा, ठीक है, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है। अब इस बच्चे में सारे कैरेक्टर्स आएंगे कहां से? कुछ इसके पिताजी से आएंगे, कुछ इसकी माताजी से आएंगी। अब जैसे बालों का कलर, ठीक है, कैसा होगा, ये चीज मान लो मम्मी से आ जाता है। या फिर हेयर स्टाइल कैसा होगा, कर्ली हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है, कैसा होगा, वो मम्मी से आ गया। कुछ कैरेक्टर जैसे आंखों का कलर क्या होगा, पापा से आएगा, या फिर पापा के पापा जो थे उनकी आंखों का कलर कुछ यूनिक था, तो क्या पता वो चीजें अब इनके जो फादर हैं, इनके फादर के फादर से वो चीजें बच्चे के अंदर आ रही है, यहाँ पे ये वो अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन से कैरेक्टर्स अपनी डोमिनेंसी किस टाइम पे शो करने वाले हैं। फिर क्या है, हाइट किसी से मिल जाती है, मीन्स क्या है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और डोमिनेंसी अपनी शो करते हैं। जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा आगे चल के, क्या पता कि आपके मम्मी पापा की हाइट बहुत अच्छी हो लेकिन आप फिर भी क्या हो गए, बौने हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों में, ठीक है, आपके जो भी एंसेस्टर्स रहे होंगे उसमें कोई एक पर्सन ऐसा रहा होगा जहां पे उसका कैरेक्टर क्या होगा, डॉर्फ वाला। फिर वही कैरेक्टर आपके अंदर डोमिनेंसी शो कर रहा है। इसी वजह से क्या है, आपकी हाइट आपके मम्मी पापा से मैच नहीं होती है और आप डॉर्फ है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के बारे में सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंडल जी, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, बार बार हम कह रहे हैं, तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फील्ड में was set by ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था? सबसे पहली बार अगर किसी ने ये चीज चलाई थी हेरिडिटी के बारे में, या ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सारा काम स्टार्ट किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसी वजह से इनको कहा जाता है दैट फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी क्या है, आपसे हमेशा 5 नंबर से ज्यादा ही क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इवन 5 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ही वर्कड हार्ड फॉर 9 years, 9 साल तक इन्होंने गार्डन पी, दैट इज स्पाइस ऑफ सटाइवम, इस पे काम किया था। और 9 साल का इनका जो कंक्लूजन है, हम वो चीजें जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने एस्टैब्लिश किया दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी दी थी, क्या है आगे हम पढ़ेंगे। इन्होंने बताया कि एवरी कैरेक्टर, ये चीज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, दैट एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट 1 यूनिट और फैक्टर। अगर आपको याद हो पहले वीडियो लेक्चर से, तो यहाँ पे क्या है, सेम चीज वही है जो जीन के बारे में कही जाती है। जीन ही क्या होता है, कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कौन है, जीन है। तो इन्होंने बताया, जीन का नाम नहीं लिया, लेकिन एग्जैक्ट चीज इन्होंने वही बताई कि कोई एक यूनिट है, कोई एक फैक्टर है जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन इनको जीन का नाम नहीं पता था, जीन का नामकरण तो आगे चल के हुआ, पर ये जो चीजें कह रहे थे दैट वाज राइट, वो पॉइंट टू पॉइंट पूरा का पूरा सही था, ठीक है। These factors are located, इन्होंने इवन ये तक बता दिया कि वो कहां पे लोकेट करता है। यहां से देखो, these factors are located on the chromosome of the organism। आपको पता है जीन का लोकेशन कहाँ है, डीएनए के सेगमेंट को ही तो जीन कहते हैं, और ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब बात आ रही है, हम आज के नॉलेज से ये चीज लिखी गई है, जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, which regulated the formation of a particular character. Since chromosomes also consist of DNA, the genes are located within the chromosome. सेम चीज वही बार बार घोल घोल के कही गई है, बस आपके समझने की देरी है। अगर एक बार समझ आ जाएगी तो उसी पॉइंट को बार बार कहीं लिखने से अच्छा है आपको आराम से वो चीज समझ में आएगी। फिर
यही है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने पी प्लांट पे स्टडी की थी, दैट वाज पाइसम सटाइवम। 7 डिस्टिंक्ट ट्रेट, ठीक है, 7 पेयर लिए थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के इन्होंने। वो क्या क्या कैरेक्टर थे पी प्लांट के ऊपर था अभी हम बताते हैं, ठीक है। ये इनका प्यारा सा मुखड़ा है, इधर रहा, ठीक है। ये है 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसीडर्ड बाय मेंडल। मेंडल ने जो चीजें ली थी, अब हमने बात की थी क्या, जैसे हाइट है आपकी, हाइट आपका कैरेक्टर है, लेकिन आप टॉल हो, डॉर्फ हो, ये क्या है, ये ट्रेट है। सेम चीज क्या है, सीड का कलर, कलर कैसा होगा ये कैरेक्टर है, लेकिन कलर येलो है, ग्रीन है, ये चीज क्या है, ये उसका ट्रेट है। सेम चीज यहाँ पे है, दैट सीड शेप, यहाँ पे जो सीड का शेप है ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर के 2 ट्रेट मिलेंगे, एक है राउंड, दूसरा है रिंकल्ड। सीड कलर है, येलो हो सकता है या फिर ग्रीन होगा। पॉड शेप है, इन्फ्लैटेड होंगे या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे। पॉड कलर है, ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। फ्लावर कलर पर्पल और वाइट। फ्लावर लोकेशन एक्सियल और टर्मिनल। प्लांट साइज या हाइट की बात करते हैं, टॉल और डॉर्फ, ठीक है। यही इनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। क्या क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ये चीज एकदम से क्लियर कर लो कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे। सीड का कलर लिया था, सीड का शेप लिया था, पॉड का कलर लिया था, पॉड का शेप लिया था, फ्लावर का कलर लिया था, फ्लावर पोजीशन लिया था, एंड प्लांट की हाइट ली थी। यही 7 कैरेक्टर्स आपके मेंडल ने लिए थे। तो ये चीज अपने दिमाग में एकदम से बिठा लो कि कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। और कैरेक्टर के ट्रेट में क्या आएगा, अगर प्लांट हाइट है तो टॉल होगा, डॉर्फ होगा। फ्लावर लोकेशन है तो एक्सियल और टर्मिनल आते हैं। फ्लावर कलर है तो पर्पल कलर होगा या फिर व्हाइट कलर होंगे। पॉड कलर है तो ग्रीन और येलो। पॉड शेप है तो इन्फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे। एंड सीड कलर है तो येलो या फिर ग्रीन होगा। सेम चीज क्या है, सीड शेप होगा तो या तो वो राउंड होगा, ठीक है। मटर का सीजन चल रहा है तो आप चाहो तो ये सारी चीजें तो देख भी सकते हो, ठीक है। सीड शेप है तो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, ठीक है, जो खराब वाले होते हैं, चपटे चपटे ऐसे। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। फिर सेम चीज वही कह रहा है, मेंडल ने परफॉर्म किया था उनका ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे, दैट इज पाइसम सटाइवम। 9 साल तक, आपसे ईयर पूछा जा सकता है, तो 1856 में स्टार्ट किया और 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लगातार, कंक्लूजन निकाला और फिर फाइनली इस चीज को एस्टैब्लिश किया। वो बात अलग थी कि उस टाइम पे एस्टैब्लिश क्लियरली तो नहीं हो पाई थी। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट। तो अब इन्होंने जब सिंगल कैरेक्टर से, देखो सबसे पहली चीज, आपसे हमेशा तो बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता कि उनके तीनों लॉ क्या थे, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाए रहो कि क्या पता भाई, बोर्ड वालों का कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब किस तरीके का पेपर फॉर्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाता है कि उन्होंने जो सिंगल कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट क्या था, और जो इन्होंने डबल कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट क्या आता है। और यही दोनों रिजल्ट को लेके इन्होंने 3 लॉ दे दिए थे। वो 3 लॉ क्या है आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने जब सिंगल कैरेक्टर लिया, सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या था, प्योर प्लांट लिए एंड क्रॉस पॉलिनेट करा दिया। पहला क्या है, टॉल है, दूसरा है डॉर्फ, ठीक है। जब हम प्लांट हाइट कैरेक्टर लेके इनका क्रॉस कराते हैं, मींस क्या है, टॉल था, डॉर्फ था, ये इनके पेरेंट बनते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इनका गैमेट निकल के आता है कैपिटल टी, इनका गैमेट निकल के आएगा स्मॉल टी, और फाइनली जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलते हैं। जो फिनोटाइप से देखने पे ये क्या प्लांट आता है, ये आता है टॉल, ठीक है। अब बस यही इनका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट यही इतना है, जब आपसे अगर पूछा जाएगा तो बस ये चीज बना लो अच्छे से, तो पक्का आपका मार्क्स कहीं भी कटने वाला नहीं है। मेन क्या है इनका कंक्लूजन, क्या चीज इससे निकल के आती है, ईच कैरेक्टर इज गवर्न बाय 2 कॉपीज ऑफ अ जीन या फिर फैक्टर मेंडल ने कहा था।
ये जो दो कॉपी होते हैं या तो ये गवर्न करेंगे सेम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मींस क्या है, ट्रेट को, या फिर ये डिफरेंट ट्रेट को गवर्न कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है कि यहाँ पे जो जीन कॉपीज हो रही हैं, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिसमें से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। यहां से आप देखो, जैसे हमने क्या लिया, इधर ही समझते हैं, जैसे हमने कैपिटल टी, ये हमारा गैमीट आया था और ये गैमीट आया था, एक टॉल से एक डॉर्फ से आया था। जब इनका क्रॉस कराया तो फाइनली हमारा यहाँ पे प्लांट जो आता है वो आता है टॉल हाइट वाला प्लांट आया। तो यहाँ पे कह रहा है एक कैरेक्टर अपने आप को, जो जीता वही सिकंदर, तो अपने आप को वो डोमिनेंसी शो कर जाता है। यहाँ पे उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कहेंगे। यहाँ पे क्या है, टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक कैरेक्टर छिप जाता है जिसको हम बोलते हैं द अदर वन इज कॉल्ड रेसेसिव ट्रेट। सो रेसेसिव ट्रेट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली अगर दोनों जीन कॉपी गवर्न करती रेसेसिव ट्रेट को। वही चीज यहाँ पे कही गई, द टू कॉपीज ये सेम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को गवर्न कर सकती है या फिर डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को। यहां से भी सेम चीज कही जा रही। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपर केस से दिखाएंगे और फिर जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं उनको लोअर केस से, मींस क्या है, कैपिटल लेटर में, इनको स्मॉल लेटर में। और अब जब मेंडल ने दो कैरेक्टर्स लिए तो देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट सेम आते थे इधर भी। यहां से रेशियो याद कर लो, आगे चल के जब इनको आप F2 जनरेशन में लेके जाओगे तो आपको यही रेशियो मिलना है। ये फिनोटिपिक रेशियो है, मींस बाहर से दिखने में कैसा होगा, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है, मींस इसका जेनेटिकल रेशियो कैसा होगा। अगर अब दो डिफरेंट कैरेक्टर ले रहे हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है कि आप सीड का कलर ले सकते हो और सीड का शेप ले सकते हो, फ्लावर की पोजीशन ले सकते हो या फिर फ्लावर का कलर ले सकते हो। कोई भी दो डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके चलो, वहां पे तब क्या मिलता है, तो यहाँ पे हम लेके चलने वाले हैं येलो ठीक है। ये हमारा है सीड कलर और ये है आपका सीड शेप। यही दो कैरेक्टर है हमारे पास, सीड का कलर और सीड का शेप। सीड कलर में क्या है, येलो और ग्रीन लिया जाएगा, सीड शेप में राउंड एंड रिंकल लेते हैं। तो जो डोमिनेंट वाले हैं वो एक साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जो रेसेसिव वाले हैं उनको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, अपर केस से अलग अलग लेटर में नहीं लिखोगे कि ये येलो था तो इसको वाई से, ये स्मॉल जी से लिखोगे। सेम चीज लिखी जाएगी कैपिटल वाई, तो इनको स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई से। ये राउंड है कैपिटल आर और ये रिंकल्ड होंगे स्मॉल आर से, ठीक है। कुछ इस तरीके से होते हैं। तो डोमिनेंट वाले को साथ में रखो, इनको और ये रेसेसिव वाले साथ में रखे जाएंगे, जो ग्रीन है और रिंकल्ड है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो यहां से ये पुन्नेट स्क्वायर बना के क्रॉस किया जाता है। किस तरीके से, देखें यहां गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा येलो एंड राउंड है, ये हमारा ग्रीन एंड रिंकल्ड है। इनका गैमीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से कैपिटल वाई आया, इधर से कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इनकी सेल्फिंग कराने पे क्या मिलते हैं हमको, इस तरीके से गैमीट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे मींस क्या है, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। खैर यहाँ कोई ऐसी चीज देखी नहीं जाती, फिर भी हमें अगर क्रॉस कराना है तो दो पेरेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ध्यान रखो, पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसी वजह से मेंडल ने क्या किया था, इस प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया हुआ था। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा के रखें, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है पी प्लांट। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर था तो इनका क्रॉस कराया था, एक बार इधर क्रॉस कराओ, फिर
एक कैरेक्टर इधर से उठा लो, एक गैमीट, और एक एक बार सबसे क्रॉस कराते जाओ, फिर यहां से उठाओ, सबसे क्रॉस कराते जाओ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 16 पेयर मिलते हैं, ठीक है। अब 16 पेयर ये हमने डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स ले लिया। अब हम बनाने वाले हैं इसके गैमीट। कैपिटल वाई से एक वाई आता है, राउंड राउंड कैपिटल आर से एक कैपिटल आर, इधर से एक गैमीट बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे गैमीट्स हो गए। इनकी सेल्फिंग कराने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, और इस पुनेट स्क्वायर में हम फाइनली क्रॉस करा रहे होंगे, ठीक है। यहां से क्या होता है, एक बार इस कैरेक्टर को उठाओ और इस वाले यहां से सबसे एक बार इनसे क्रॉस हो गया, फिर इनसे और फिर इनसे। सेम चीज क्या करना है, एक एक स्टेप फॉलो करके यहाँ पे फिल करते जाना है। याद रहे ये चीज बहुत ध्यान से, ठीक है। ध्यान से नहीं आप करेंगे तो कोई ना कोई कैरेक्टर गलत होगा, और यहाँ पे कोई कैरेक्टर गलत होंगे तो इनके फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर्स भी आपके गलत आ रहे होंगे। आपका रेशियो जिस तरीके से दिया हुआ है, जैसा मेंडल ने दिया था वैसा तो नहीं आएगा, आपका कुछ नया ही एक्सपेरिमेंट बन के निकल आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे किस तरीके से आप इस पुनेट स्क्वायर को बना रहे हैं या फिर क्रॉस करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे। अब ये जो सारे काम करा चुके थे मेंडल जी, उस पे इन्होंने 3 लॉ दिए अपने। एक दिया लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेसिकली यहां से हम समझ लेते हैं, कुछ था नहीं इनके लॉज में। यहां से हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि अगर दो एलील प्रेजेंट है ऑफ ईच फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमीट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब मियोसिस फेज चल रहा होता है या फिर जब बटते हैं गैमीट्स आपस में, तो जो पेयर होता है उसमें से एक क्या होते हैं, प्रॉपरली यहाँ पे गैमीट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, गैमीट्स की प्योरिटी बनी रहती है। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा गया है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा गया है कि ये कहीं मैटर नहीं करता कि आप कितने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर आप कितने कैरेक्टर्स लेके चल रहे हो, ठीक है। किसी का भी, ये सब क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे अपने कैरेक्टर्स को। जैसे अभी हमने येलो, राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन, ये सारे कैरेक्टर्स साथ में लेके चले, वहां पे क्या होता है, सेम वो चीज मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही आएगी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कोई भी चीज चेंज नहीं होती है, ना ही जीन की कोई मिक्सिंग होती है। फिर आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो पहला लॉ माना जाता है, जहां पे जिसको हम लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर भी बोलते हैं। इस लॉ में कहा जाता है कि जब दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एक ही अपने आप को अपनी डोमिनेंसी शो कर पाता है। इसी चीज को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यही 3 इनके लॉज दिए हुए थे। बाकी आपको ध्यान क्या देना है कि उन्होंने जो सिंगल कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और जो उन्होंने डबल मतलब 2 कैरेक्टर लेके एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड, क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड, ये 3 लॉ कहां से फॉर्मुलेट हुए हैं, कहां से निकाले हुए हैं, वही जो 2 एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था उसी के बेसिस पे उन्होंने इन 3 लॉज को दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका यही है यूनिट कैरेक्टर के लिए। अगर यूनिट कैरेक्टर करने जा रहे हो तो भाई क्वेश्चन जैसे आता है डोमिनेंसी दिखाओ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दो। यहां पे क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप कीजिए, पर जैसा अभी दिखा रहा था, एक कैपिटल टी लिया गया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी लिया गया, यहां से गैमीट बने, एक कैपिटल टी आया, इधर से आया स्मॉल टी, क्रॉस तो करा दिया, ये हो गया F1 जनरेशन। लेकिन डोमिनेंसी वाली बात कहां से आप लागू कराएंगे, तो यहां पे इनकी सेल्फिंग कराने के बाद, आफ्टर सेल्फिंग कराने के बाद हमें यहां से 2 गैमीट कुछ इस तरीके से मिलते हैं, जिसमें ये इनसे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी प्योर प्लांट मिलता है। इधर क्रॉस कराया गया, हाइब्रिड मिला, फिर ये इनसे क्रॉस करते हैं, सेम हाइब्रिड मिलता है, और ये इससे क्रॉस करता है जहां पे हमें डॉर्फ वाली कंडीशन दिखाई देती है। ये टॉल है फिनोटाइप से, ये भी अगर फिनोटिपिकली देखोगे तो टॉल है, ये भी टॉल है, एंड ये आपका लास्ट में डॉर्फ बचता है। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें
फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1। यहीं पे अगर हम बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या है, एक टॉल है, प्योर टॉल है। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको प्योर प्लांट देखने हैं, तो ये प्योर है और ये प्योर है, ठीक है। तो 1 1 इधर आते हैं और ये जो बीच में बच रहा है, ये दो हाइब्रिड हमारे मिलते हैं, दैट इज 2। तो जीनोटिपिक रेशियो आती है 1:2:1 एंड हमारी जो फिनोटिपिक रेशियो आती है दैट इज 3:1। 3:1 क्या है, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो मींस क्या है, जो बाहरी कैरेक्टर है, बाहर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, बाहर से देखने पे आपका प्लांट कैसा है, तो वहां पे 3 हमें मिलते हैं टॉल प्लांट और एक मिलता है डॉर्फ प्लांट। तो 3:1 उसका बाहरी रेशियो आ गया, दैट मीन्स फिनोटिपिक रेशियो। और फिर जब जीनोटिपिक, उसके जीन्स को हम देखते हैं, उसमें हमें एक प्योर प्लांट मिलता है टॉल का, एक प्योर प्लांट मिलता है डॉर्फ का और 2 उसमें मिलते हैं दैट इज हाइब्रिड। तो इनका रेशियो हो जाता है 1:2:1 का। ये होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। डोमिनेंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो, ये वाला डोमिनेंसी शो किया तो ये टॉल बने। इधर क्या है, ये हाइब्रिड थे, आपने कैसे बता दिया कि ये टॉल है, क्योंकि यहाँ पे टॉल वाला अपनी डोमिनेंसी दिखाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है इधर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था वो चीज हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लॉ क्या कहता है, ये बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछेगा या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के दिखा दो, ठीक है। अगर डेफिनेशन नहीं भी याद रहती है तो काम चल जाएगा। कैसे चलेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, पुनेट स्क्वायर वगैरह में उनके सारे रेशियो सही सही आप दिखा दो तो काम चल जाएगा। When this cross is done among plant with two pairs of contrasting character, then these character are independent from each other। जब भी यहाँ पे जो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए जा रहे थे, इनका साथ में क्रॉस कराया जा रहा था, तो जो इनके कैरेक्टर्स थे वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, ये अपने से क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। and get separated and pass to the next generation independently। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बार बार बात हो रही थी कि एक जो जीता वही सिकंदर, यहाँ पे फेल हो जाता है। कैसे, एक लॉ आता है बाद में, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे कोई डोमिनेंस ही नहीं चलती, ठीक है। दो लोगों की लड़ाई में तीसरा वाला जीत जाएगा। ये कहानी उस तरीके से है कि अगर इसमें कुछ कहा ही नहीं गया, एक रेड फ्लावर था, एक पिंक, एक व्हाइट फ्लावर था, ठीक है। रेड और व्हाइट में से रेड वाला डोमिनेंट था, व्हाइट वाला रेसेसिव था, तो इसको हम स्मॉल आर लेके चल रहे हैं, ये व्हाइट फ्लावर था। लेकिन अब क्या हो गया, बाद में जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि बहुत नई यूनिक चीज निकल के आती है। कोई डोमिनेंसी इधर नहीं चली, ठीक है, कोई लॉ इधर नहीं फॉलो हुआ। इधर क्या हो गया, रेड और व्हाइट कहीं का कोई डोमिनेंस नहीं रह गया। यहाँ पे एक नया ही कैरेक्टर मिल गया, क्या कि डोमिनेंसी शो करने की बजाय ये एक मिक्सिंग शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड और व्हाइट को मिला के एक पिंक फ्लावर निकलता है जब इनका क्रॉस कराया जाता है। यही बेसिकली आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। फिर बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The determination of maleness or femaleness of a developing baby is called sex determination। ये आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो भाई डेफिनेशन तो अच्छे से लर्न कर लो। According to the chromosomal theory of sex determination, chromosomal theory of sex determination क्या है, अभी बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है, the sex of the organism is decided by the sex chromosomes। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये सभी ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। हाँ क्या है, एक दो कभी बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो वहां पे वो क्या है, वो कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिजीज कहलाती है। तो हम अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और ये 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब
जब गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो बच्चा लड़का होगा, ठीक है, या बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, ये डिसाइड किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसी एक सेक्स क्रोमोसोम से। एक मम्मी, देखो एक पेयर ये मम्मी में प्रेजेंट होता है, ये पापा में प्रेजेंट होता है। अब यही वाली चीज अगर बच्चे में आती है तो वो मेल होगा, अगर वो चीज नहीं आती है, ये वाला क्रोमोसोम आएगा तो वो लड़की होगी, ठीक है। यही चीज डिपेंड करती है, इसको बाद में देखते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा हमारे सेक्स क्रोमोसोम से। दिस डिटर्मिनेशन ऑकर्स वेरी अर्ली, बहुत जल्दी ही डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। कब होगा वेरी अर्ली? जब हमारा जन्म होता है उसके जस्ट पहले ही भाई गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, मींस क्या है, इसी टाइम तो क्रॉस होना है, गैमीट्स फ्यूज करेंगे। गैमीट का जब फ्यूजन होता है उसी टाइम पे ही चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। दैट इज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और एट द जाइगोट स्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन ह्यूमन सारे सेल में 23 पेयर मतलब क्या है 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड नंबर, जिसको हम 2n क्रोमोसोम्स बोलते हैं। फीमेल में क्या होगा, यही चीज हम बात कर रहे थे, XX और XY, अभी हम क्रॉस करके आ रहे हैं, ठीक है। ये XX इससे मिलता है, अगर ये मदर है, ये फादर के गैमीट है। सपोज दैट यहां से ये मम्मी वाले क्रोमोसोम से X क्रोमोसोम मैच हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गई बेबी गर्ल, फिर ये X इस Y से मिला तो ये बेबी बॉय हो सकते हैं, यहां से क्या हो गया बेबी गर्ल एंड अगेन इधर बेबी बॉय। तो बच्चा मेल होगा या फीमेल, ये बात किस पे डिपेंड करती है, ये टोटली डिपेंड करती है हमारे फादर के ऊपर। यहाँ पे क्या है एक्स वाला क्रोमोसोम अगर फादर से आए, क्योंकि मम्मी का तो क्या है, मम्मी का एकदम न्यूट्रल है, होमोजाइगस है, वहां से कोई भी चेंज नहीं होने वाली है, उधर से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। होगी कहाँ पे, यहाँ से होगी। अगर एक्स क्रोमोसोम फादर का आता है तो बेबी गर्ल होनी है, अगर वाई क्रोमोसोम्स आता है तो बेबी बॉय होना है। यही सारी चीज है। इधर कहा गया है मदर में क्या होता है होमोजाइगस होते हैं एंड फादर में हेट्रोजाइगस होते हैं। क्यों हेट्रोजाइगस? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, अलग अलग क्रोमोसोम्स है। इधर क्या होते हैं सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थोड़े से क्वेश्चंस है, ठीक है, एक या दो ही क्वेश्चंस है इधर, बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में नए लेक्चर में कर लेंगे। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितनी चीजें हैं प्लीज जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी, सारी चीजें सिर्फ एनसीईआरटी से आनी है। साल भर जितनी पढ़ाई हम साइड बुक से कर ले कोई मतलब नहीं होता है, सारा काम क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही समझना है। यहाँ पे क्या है सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है और फिर कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है ह्यूमन बीइंग में। अगर वही सेम चीज है जो हमने लास्ट बारी में बात की कि अगर वाई क्रोमोसोम स्पर्म से आता है तो मेल होगा, होने वाला जो एम्ब्रियो होगा। अगर वो स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम मिलता है उसको तो वो बेबी गर्ल होगी, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ये सारी चीजें आई होप क्लियर होंगी आपको अच्छे से। सारा चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी चैप्टर में पढ़ना नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ लो। 10th क्लास में तो आपको जेनेटिक्स बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, परेशान कब करता है जब आप 12th क्लास में जाओगे। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर में है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जैसे पिक्टोरियल ग्राफ क्या होते हैं, कौन कौन से फिगर्स पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के लिए हम अलग से वीडियो लेक्चर्स बना के आपके सामने दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, बने रहिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।